जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत। आइए हम देखते हैं सब्जेक्टिव लूसेंट का 47वां अध्याय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो हम जानेंगे दोस्तों 47वां अध्याय भारत के स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तत्व, जो कि यह 47वां अध्याय होगा। तो कौन सा अध्याय होगा? 47वां। तो भारत का जो पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा किया गया था। तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 दादा भाई नौरोजी ने। 1887 ईस्वी में के बाद जो है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन का सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। आइए हम जानते हैं 1857 ईस्वी के संबंध में कुछ कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां के संबंध में जानेंगे। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणी। तो डफरीन जो है कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करती है। हालांकि कर्जन ने कहा था कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में सहायक बन सकूं। जबकि अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ। हालांकि अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। जबकि लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरीन के दिमाग की उपज। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था। कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली संस्था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। दोस्तों, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले जो प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। तो चुनाव कब जीता था? 1892 ईस्वी में फिशवरी सीट्स। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा की। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कौन किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे भी लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और बम्बई में तिलक ने, जबकि पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। तो पहली बार स्वराज की मांग जो प्रस्तुत किया वह दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन
की अध्यक्षता करते हुए 1986। हालांकि स्वराज शब्द की अगर हम बात करें दोस्तों, तो स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती ने दिया था, दयानंद सरस्वती ने। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल, उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। यानी कि कांग्रेस का 1907 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इसी सम्मेलन में कांग्रेस ने दो भाग, एक गरम दल और एक नरम दल यानी उग्रवादी और उदारवादी में बट गया। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा और यही गीत बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत भी बाद में बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार की हम बात करें, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्ता ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना किया था। अब है दोस्तों 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु, यानी कि 1893 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन्हीं के संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद, जिसका जन्म 1863 में और मृत्यु 1902 ईस्वी में हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे थे। सितंबर 1893 ईस्वी को वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन के पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट के ही मात्र बोलने का समय दिया गया था, 2 मिनट का। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व का सर्वोच्च स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तो दोस्तों तूफानी हिंदू किसे कहा जाने लगा, तो स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगीराज अरविंद घोष की भारत की भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ऑल प्रकाशित किया। न्यू लैम्प फॉर ऑल 1893 ईस्वी में प्रकाशित किया योगीराज अरविंद घोष। 16 नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी का मुकदमे लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधि की दृष्टि से भी दोस्तों 1893 ईस्वी का वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधु ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित किया था। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला जो संगठन था, बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1930 को हुई थी। तो अनुशीलन समिति का स्थापना 24 मार्च 1903 में हुआ था, जिसके संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र यानी पी मित्र इसका नेतृत्व किया था। इसका मुख्यालय कलकत्ता था, यानी कि अनुशीलन समिति के मुख्यालय की हम बात करें तो कलकत्ता हो जाएगा। और इसके प्रथम कार्यकारिणी के कुल 5 सदस्य थे। प्रथम था पी नाथ मित्र, जिनकी जो कि अध्यक्ष थे। उसके बाद चित्तरंजन दास और अरविंद घोष की हम बात करेंगे उपाध्यक्ष थे। सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष थे, यानी अनुशीलन समिति के जो अध्यक्ष हो जाएगा प्रथम नाथ मित्र, जिसको पी मित्र बोलते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष अरविंद घोष और कोषाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ ठाकुर था। सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 ईस्वी में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुई। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति उद्देश्य खून का बदला खून। आगे चलकर बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभाव भी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन आंदोलन ने
इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी के जीवन तब तक बिताए जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। और अक्टूबर 1907 ईस्वी में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी, जिसमें कहा गया था कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए भी कहा गया। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा था। क्यों? क्योंकि रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस्की से बम बनाना इसको सीखना था। तो यानी कि अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस सन फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा था। बारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। 1908 ईस्वी में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति। तो ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा एवं पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की। ढाका में यह लगभग 500 शाखाएं थीं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयत्न किया। हालांकि दोस्तों गलती से बम कैनेडी के गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिला प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। आइए जानते हैं खुदीराम बोस के संबंध। खुदीराम बोस, जिसका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पकड़ने वाले पुलिस था फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र था। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज था कर्ण डफ। सरकारी वकील मानुक व विनोद मजूमदार था। खुदीराम बोस की ओर से जो वकील था कालिदास बोस। फांसी की तारीख की हम बात करें, खुदीराम बोस को जो फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हुए थे। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के जो सक्रिय सदस्य था, युगांतर दल के नेता बारिंद्र कुमार घोष थे। अलीपुर संयंत्र केस, अब जानेंगे अलीपुर संयंत्र केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने का कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने का कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 ईस्वी को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 ईस्वी को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर केस संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई। हालांकि भारत के गजेटियर 52 के पेज पर नंबर 564 के अनुसार अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हैयालाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए 2 को फांसी की सजा दी गई थी। बारिंद्र कुमार घोष उल्लासकर
दत्त और हेमचंद्र दास उपेंद्रनाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली थी। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष और 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष को छोड़ दिया गया। तब इन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम ओरेविले की स्थापना किया। यानी कि ओरेविले आश्रम की स्थापना कौन किया? तो अरविंद घोष ने। कहा? तो पांडिचेरी में। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किया। अभिनव भारत संस्था यानी कि अभिनव भारत जो संगठन था, इसके सदस्य B.N. वापट बम बनाने कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिसके कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 ईस्वी को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन के विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1908 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचा था, अंततः लक्ष्मण कन्हाड़े ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में लक्ष्मण कन्हड़े, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 ईस्वी को फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856। कहाँ? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 ईस्वी में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, और दैनिक पत्र केसरी, जो कि मराठी भाषा में था, इन्होंने नामक 2 पत्र जो है इनके द्वारा नवजागरण प्रारंभ किया गया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो बाल गंगाधर तिलक जन्म हो गया 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। 1881 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र मराठा, जो कि अंग्रेजी में था, दैनिक पत्र जो कि था केसरी, जो कि मराठी में था, इन्होंने इसका प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1897 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 14 तक बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष इन्हें काटने पड़े थे। तिलक को सजा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। क्या था? दावर। वैलेंटाइन सिरोले ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तो दोस्तों, भारतीय अशांति का जनक तिलक को किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोले ने कहा। किस पुस्तक में? तो इंडियन अनरेस्ट में, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया था। दोस्तों, प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं यानी कि दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग अधिकारी रेंड एवं एस्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक प्रांजपे ने किया था। तो काल का संपादक प्रांजपे। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अरविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1906 में किसने किया? अरविंद्रनाथ टैगोर, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण और विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक
एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1986 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला था। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। यानी कि ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को, जिसके अध्यक्ष थे नवाब वकारुल। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने किया था। तो 1908 में अमृतसर में जो हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? सैयद इमाम ने। इस अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 ईस्वी में मार्लो-मिंटो सुधार में मान भी लिया गया था। दोस्तों, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो बंगाल विभाजन का समर्थन कौन किया? मुस्लिम लीग ने। 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। तो भिखाजी रुस्तम कामा कौन थी? तो यह जो है भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मन के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। दोस्तों, 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। तो मदन लाल धिंगरा ने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कब किया? 1 जुलाई 1909 ईस्वी को। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 अनंत कानहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। तो इस दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में यह दरबार का आयोजन किया गया था, और इसमें निम्नलिखित घोषणा की गई। सबसे पहले बंगाल विभाजन का रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई। उसके बाद बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा हुई, और 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1 अप्रैल 1912 को। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। 13 व्यक्ति में जो मुख्य रूप से थे वो था मास्टर अमीचंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ जो है दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया था दोस्तों, और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अरुंडेल कमेटी, अगर हम बात करें अरुंडेल कमेटी की, तो लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में राजनीतिक सुधार के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो ने 1906 ईस्वी में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसी को अरुंडेल कमेटी कहा जाता। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए जाने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल का पुनः एक कर देने की भी संतुष्टि, यानी कि कहा था कि जो बंगाल का विभाजन किया गया उसको फिर से मिला दिया जाए। तो ये जो अरुंडेल कमेटी का सिफारिश था। एक नवंबर 1913 को ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1 नवंबर 1913 को किया था लाला हरदयाल के नेतृत्व में। सोहन सिंह
भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष बने। तो सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम दोस्तों इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, यानी जब गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो उसी दिन इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। तो पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ गदर पार्टी का जिस दिन स्थापना हो उसी दिन, जो कि उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 ईस्वी में यह गुरुमुखी में छपने लगा और इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का काला चिट्ठा। कोमागातामारू जापानी जहाज था। तो कोमागातामारू क्या था? एक जापानी जहाज था जो बाबा गुरुदत्त सिंह, जो कि 1914 ईस्वी में किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज की पहुंचने पर इसकी तलाशी हुई, संघर्ष हुआ और 18 यात्री मार दिए गए, 25 यात्री घायल। 18 व्यक्ति जो है 351 में मरे और 25 व्यक्ति घायल हो गए। 1915 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। तो केसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 हुआ था। कांग्रेस के 2 दलों में एकता हो गई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति का गठन किया। मुस्लिम लीग के 1916 ईस्वी के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। हालांकि दोस्तों इसमें कांग्रेस की जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, लेकिन मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, और हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो पूना में होम रूल लीग की स्थापना कौन किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता थे और सचिव जो है एनसी केलकर। सचिव कौन? एनसी केलकर और जोसेफ बपिस्ता इसके अध्यक्ष थे। किसके? तो होम रूल लीग जो बाल गंगाधर तिलक वाला था। तिलक ने अपनी अखबार जो कि मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था और केसरी मराठी भाषा में, इसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार भी किया था दोस्तों। अब एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार यानी मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को इसका सचिव बनाया था। हालांकि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना तथा तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े हुए थे। इसे होम रूल लीग के प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 ईस्वी के मध्य चला था, इसमें गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कौन किया? तो महात्मा गांधी ने। कब? तो 1916 ईस्वी। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। यानी दोस्तों राजकुमार शुक्ल की मृत्यु 20 मई 1929 को 54 वर्ष की हुई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी 25 वर्ष तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपया भेजा
और कहा था कि चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण यानी बिहार में किया गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीन कठिया प्रथा समाप्त करना पड़ा। तो तीन कठिया प्रथा जो है यानी कि 3 कट्ठा यानी कि 20, 3 कट्ठा यानी 3/20, तो 1 बीघा में 3 कट्ठा पर क्या होता था, नील की खेती करनी पड़ती थी। 3 कट्ठिया खेती मालिक 3 कट्ठिया जो है खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों यानी किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू था। जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था दोस्तों। क्या था? 3 तरीकों में से एक था। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तौली और कुस्की था। 3 कट्ठिया खेती में प्रति बीघा यानी 20 कट्ठा जो 1 बीघा में होता है 20 कट्ठा, इसमें 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी 3/20 इसको कह सकते हैं। 3 कट्ठा जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका। यानी कि भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग पश्चिम चंपारण। ओवरऑल पूछेगा गांधी जी का पहला तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। दोस्तों होम रूल लीग जो था एनी बेसेंट इन्होंने समाप्त करने की घोषणा कब किया? 20 अगस्त 1917। अब आता है मॉन्टेग्यू घोषणा। कौन सी घोषणा है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा। यह घोषणा 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। इसमें 4 बातें का उल्लेख था। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। स्वशासन एकदम ना दिया जाए, विभिन्न चरणों में दिया जाए। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा और प्रगति के विषय के निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। तो मॉन्टेग्यू घोषणा किसका आधार बना? तो यह जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का यह आधार बना। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। यानी कांग्रेस जो एक था उग्रवादी और एक उदारवादी, तो ये उदारवादी वाला जो था यह भारत का मैग्ना कार्टा का। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा। बाल गंगाधर तिलक जो है सूर्य विहीन उषा काल कहा मॉन्टेग्यू घोषणा। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना कौन? महात्मा गांधी ने 1918 में किया था। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसके में इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हित की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते। 31 अक्टूबर 1920 को NM जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में 1918 ईस्वी के समर्थन में किया था। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल किया था वह 1918 ईस्वी में किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं आंदोलन चलाया था। तो कर नहीं आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। कब? तो गुजरात में और 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा में। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। दोस्तों गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। तो गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल कब करवाया? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी। 13 अप्रैल 1919
को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। तो दोस्तों पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया। तो सर की उपाधि कौन वापस किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने और केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को, जो 1915 में मिला था। तो कब मिला था? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि मिला था, जिसे इन्होंने वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने किया था। हालांकि दोस्तों इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, सर चिमन लाल, सी तलवार साहब जादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण इसके सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। दोस्तों तो कांग्रेस जो समिति गठन किया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, वह था मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, और मोतीलाल तथा महात्मा गांधी इसके अन्य सदस्य थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति हुआ करता था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो दोस्तों समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई। तो हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कब हुई? 23 अक्टूबर 1919। हालांकि इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, लेकिन इसकी पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ? तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में, जिसका प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। CR दास। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन में सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया गया था? मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्रपाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया बाद में। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। आइए हम जानते हैं चंद्रशेखर आजाद पंडित जी के बारे में। चंद्रशेखर आजाद, जिसका दोस्तों पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जन्म स्थान भावड़ा, झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। जन्म की तिथि की हम बात करें तो 23 जुलाई 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता जगरानी देवी। माता का नाम जगरानी देवी। शहीद स्थल हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, और शहीद तिथि 27 फरवरी 1931।
संबंधित जो संगठन की अगर हम बात करें तो नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये सब जो है सदस्य इनके सदस्य थे। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार, 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने दोस्तों 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। तो महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। 13 मार्च 1922 ईस्वी, कब? तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1922 को ही रिहा कर दिया गया था। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजावत। तो 1922 मेवाड़ भील आंदोलन नेता मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र 1924 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल 1924 में कानपुर में किया था। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एट डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकुरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। इसी को दोस्तों काकुरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। तो सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? यह रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 में फांसी की सजा दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मंथनाथ गुप्त को 14 वर्ष का कैद। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गया। और वर्तमान से अगर हम जोड़ने की बात करें दोस्तों, तो काकुरी कांड को वर्तमान में योगी सरकार ने काकुरी एक्शन प्लान नाम इसका किया गया है बदल करके, जहाँ पर यह काकुरी कांड हुआ था। यह हुआ कब? 9 अगस्त 1925। इसमें कितना व्यक्ति शामिल था? 10 व्यक्ति। तो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। ट्रेन का नाम एट डाउन ट्रेन था। संभवतः अशफाक उल्लाह खां की हम बात करें तो संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटका था। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। तो अखिल भारतीय महिला संघ जिसकी स्थापना कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1927 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। तो व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा गया? साइमन कमीशन को, जो भारत कब आया? 3 फरवरी 1928। 1927 ईस्वी में बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। नेहरू रिपोर्ट इसको अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने किया था। डॉक्टर अंसारी 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गया और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी था। भगत सिंह के नेतृत्व में
पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दिया गया। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के खाली बेंचों पर बम किसने फेंका दोस्तों? दिल्ली में यह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। यह बम कब? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। क्यों? तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त को बम भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के समय बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल सदारत कर रहे थे। विट्ठल भाई पटेल सदारत। कांग्रेस के 1929 ईस्वी ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यानी कि दोस्तों कांग्रेस का 1929 के जो अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा की भी शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के अलावा से पेरिस यात्रा से की। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931 को। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम की संकल्पना प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में एम.एन. रॉय ने नेहरू की मदद भी की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को भी क्या किया गया? तो स्वीकार किया गया। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान भी दी गई थी और इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। तो दूसरा अगर गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। गांधी जी एस.एस. राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे और बेंस्टियाना नामक इटली के पोत से वापस आए थे। तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से पहुंचे थे? तो एस.एस. राजपूताना, और वापस इटली का एक पोत था बेंस्टियाना, उनसे वह वापस आए थे। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। प्रथम और द्वितीय में कांग्रेस की ओर से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ तीसरे जो गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था दोस्तों, वो भी गांधी जी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय इनके तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है इनके समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे।
जेम्स मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें तो लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि की ओर से इन्हें बुलाया गया था और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गहरवाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा हुई। तो 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 ईस्वी। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद व महासचिव NG रंगा चुने गए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन पटना से किया था। यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। राहुल सांस्कृत्यायन इस साप्ताहिक पत्रिका को 1942 में संपादक भी बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा, इसका गठन 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 11 अप्रैल 1936। कहाँ? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया था। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, यानी कि जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी, गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। दोस्तों 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसका गठन 1927 में हुआ था। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों उधम सिंह ने किसे मारा? तो माइकल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 में किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1940, तो दोस्तों 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग की हम बात करें तो लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उनके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए गए एक पैम्पलेट अब या फिर कभी नहीं, नो और नेवर में किया था। 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त घोषणा के द्वारा मुसलमानों को आश्वासन दिया कि ब्रिटेन और भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पूर्ण ध्यान दिया जाएगा। अब है दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव। आइए जानते हैं क्रिप्स प्रस्ताव के संबंध में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1932 ईस्वी को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की।
तो क्रिप्स मिशन की घोषणा कब किया गया? 11 मार्च 1942 में चर्चिल के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने की प्रस्ताव था। मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने मुस्लिम लीग भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता होगी। राजाओं को भी अलग राज स्थापित करने का अधिकार दिया जाएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं करता था दोस्तों। इसे भविष्य का वादा करार दिया, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को भविष्य का वादा करार दिया। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि का चेक कहा। 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। तो दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को वापस कब लिया? तो 11 अप्रैल 1942 को। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस ने कब? 1942 में कांग्रेस ने कहा तो वर्धा में। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। तो तिलक दिवस 1 अगस्त 1942। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अबुल कलाम आजाद ने किया था। अबुल कलाम आजाद। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में, कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्य को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। सरोजिनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां महल में रखा गया था, जहां कुछ दिन बाद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास शुरू किया। तो गांधी जी ने 21 दिन का उपवास शुरू किया 10 फरवरी 1943 ईस्वी को, जिसका समापन 7 मार्च 1943 ईस्वी को हुआ। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश के लिए विख्यात हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए कौन विख्यात हुई? तो उषा मेहता ने। राम मनोहर लोहिया और वी.एम. खाकर भी रेडियो प्रसारण से ही संबंधित थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होकर भूमिगत रूप से आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। विशेषकर मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कौन किया? मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने। इस आंदोलन के दौरान कई समानांतर सरकार बनी, जिसके प्रमुख थी बलिया के चित्तू पांडे की सरकार, तामलुक की जातीय सरकार और सतारा की वाई.वी. चौहान की सरकार। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। वे आउट नामक पैम्पलेट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, परंतु वह असफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मन पहुंचे। वहां जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने
द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे और भाषण देते थे। 1942 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठन कर लिया दोस्तों, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन भी दिया था दोस्तों। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडियर, जिसका नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की ही भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। तो दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर जो था यह चिन्ह, यह था दहाड़ते हुए शेर का। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने उसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस मनाया दोस्तों। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस घटना का अभी तक कोई प्रमाण नहीं माना गया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस, इसका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन, मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा को माफ कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से अरुणा असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, हालांकि इसी के नेतृत्व में एवं एन काटजू ने पैरवी भी किया था दोस्तों। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र फैल गई। इससे लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेजों सैनिकों के मध्य बराबरी का व्यवहार किया जाए। अब है दोस्तों शाही नौसेना का विद्रोह। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। 19 फरवरी को कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। नौसेना विद्रोहों में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए। इनके प्रदर्शन के साथ 3 झंडे साथ साथ चलते थे। पहला था कांग्रेस का तिरंगा, उसके बाद लीग का हरा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। सरदार पटेल एवं जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। 24 फरवरी 1946 ईस्वी को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। नौसेना विद्रोह के समय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल गोल्फरेड था। नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों, नौसेना विद्रोह को भारत की कौन सी क्रांति की संज्ञा दी जाती है? तो लाल क्रांति।
अब है कैबिनेट मिशन 1946। तो कैबिनेट मिशन 1946 के संबंध में जानते हैं। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालिक ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। यानी कि दोस्तों कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा कौन किया? प्रधानमंत्री एटली ने। कब? 15 फरवरी 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच गया। घोषणा हुआ 15 फरवरी 1946, भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। फिर था पैंथिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे एवं एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा का निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम जो स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सीट का समर्थन भी प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का 16 अगस्त 1946। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार भी थी दोस्तों। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सोहरावर्दी थे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। तो दोस्तों भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? 3 जून 1947, जिसे कांग्रेस कार्य समिति ने 3 जून 1947 ईस्वी के बैठक में ही दोस्तों इसे स्वीकार भी कर लिया था। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। यानी कि देश विभाजन की जो माउंटबेटन योजना था इसे प्रस्ताव जो पेश किया कौन? तो गोविंद वल्लभ पंत। कब? 14 जून 1947। हालांकि इसका समर्थन किया दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो बंटवारे की विरोध करते आ रहे थे शुरू में। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति से पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव के विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर्रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने इनका विरोध किया था। दोस्तों अब हम जानेंगे महात्मा गांधी के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। जैसा कि दोस्तों जानते हैं महात्मा गांधी, इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है। वास्तविक नाम की हम बात करें मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा। माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी हो जाएगा, जिसका विवाह यानी कि महात्मा गांधी का विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 4 पुत्र थे गांधी जी के, कुल 4 पुत्र थे। हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था जमनालाल बजाज। 5वें पुत्र की उपाधि किसे दिया गया था दोस्तों? जमनालाल बजाज।
लंदन में 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो बैरिस्टर की परीक्षा कब? 1891 लंदन में। और वकालत करने बम्बई आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने इन्हें अपने फॉर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में 1892 ईस्वी में दादा अब्दुल्ले की मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका भी गए थे दोस्तों, जहां वे सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पर उतरे और 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उसी दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने को कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। और हम बात करें गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के, तो 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो दोस्तों नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1894 ईस्वी। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन और 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 ईस्वी में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना। इस फॉर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारव की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। 1910 ईस्वी में दोस्तों हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका से इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस स्वराज की व्याख्या। 9 जनवरी 1915 जान ही रहे, इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए और इसी के याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में दोस्तों गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1916 में किया था। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित भी किया था। गांधी जी ने नवजीवन, जो गुजराती में यंग इंडिया, अंग्रेजी में इसका संपादन भी किया था। तो गांधी जी ने संपादन किया था नवजीवन और यंग इंडिया। नवजीवन गुजराती में था, यंग इंडिया अंग्रेजी में। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में प्रारंभ हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। गांधी जी के दोस्तों प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेनु कहिए, और इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया था। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले जो प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि को वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था। गांधी जी ने दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोवाखाली जो बंगाल में थे वहां पर थे, 15 अगस्त 1947 के दिन। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 के दिन दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गौडसे के द्वारा कर दिया गया। तो दोस्तों गांधी जी की हत्या किसने किया? नाथूराम गौडसे ने। कब? तो 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला भवन। गांधी जी की हत्या का मुकदमा नाथूराम गौडसे, गोपाल गौडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बागरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आमटे पर चला था, जिसमें नाथूराम गौडसे और नारायण आमटे को फांसी की सजा हुई थी। गांधी जी के हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्माचंद अग्रवाल थे। कौन थे? गांधी जी की हत्या के मुकदमा
की जो सजा सुनाने वाले जो जज थे उसका नाम था आत्मा चंद अग्रवाल। भारत का एकमात्र समाचार पत्र था हिंदू। भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या के समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन दिन हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन ही आता था दोस्तों। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा भी लगाई गई है दोस्तों। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश कब किया गया? तो यह 4 जुलाई 1947 ईस्वी में पेश किया गया था दोस्तों। और 15 जुलाई के दिन बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार दोस्तों देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों यानी भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। कितने डोमिनियन में? 2, भारत और पाकिस्तान। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज बना और 15 अगस्त को भारत अधिराज बना। भारत के आज़ादी के समय दोस्तों, भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज खस्टम, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज खस्टम यानी जॉर्ज 6 था, भारत के अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान थे जॉर्ज खस्टम। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ। तो दोस्तों अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। कब? तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य भी अंतिम सरकार में सम्मिलित हो गए। 27 मार्च 1947 कब? तो 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी से, और कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। बांटो और छोड़ो इसका नारा किसने दिया था? दिसंबर 1946 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। देश के बालू से ही मैं कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। पहला था हरिजन बंधु जो गुजराती में था, दूसरा था हरिजन सेवक जो हिंदी में, और तीसरा हरिजन जो कि अंग्रेजी में था। यह पुणे से 11 फरवरी 1933 में प्रकाशित किया गया था। गांधी जी के द्वारा गाए गए जाने वाले भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, इसके रचयिता नरसिंह मेहता हो जाएगा दोस्तों। तो नरसिंह मेहता गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता तेने कहिए। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज पंजाब चमनदीप। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था दोस्तों। मजहर उल हक। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी अयंगर। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी अयंगर ने किया था। निरंकारी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत रामस्वामी नायकर ने किया था, और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर और निरंकारी आंदोलन दयाल दास। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री।
तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया देवेंद्र नाथ ठाकुर ने और निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास। हालांकि दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन राम स्वामी नायकर हो जाए। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था दोस्तों। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता, बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। दिल्ली संयंत्र केस, दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना। अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो है नरेंद्र गोसाई बन गया था दोस्तों। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले जो क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे। इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जेसी हिल्टन थे। सबके लिए एक जाति, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, इसका नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्री नारायण गुरु। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र चित्रण निरूपण किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर फ्रैंको मोरिस ने। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सॉरी, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने दिया। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक गुरु एवं राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा था। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी ने किया था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन विवियन डिरोजियो। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दोस्तों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पारित किया था। भारत का पितामह, भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी कहा था। पितामह यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। गोपाल हरि देशमुख को दोस्तों लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम हर्मिट ऑफ शिमला। एओ ह्यूम की हम बात करें तो 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री भी रहे थे दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। रॉलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 के खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर दोस्तों 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला। इट इज ए पोस्ट
did it check on a filling bank? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात जो सेलुलर जेल जो है यह कहाँ, अंडमान में स्थित था। आर्य महिला सभा, तो दोस्तों आर्य महिला सभा जिसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने किया था। आर्य महिला सभा स्थापना पंडित रमाबाई, और इसकी स्थापना कहाँ, पुणे में हुई 30 नवंबर 1882 ईस्वी को। तो दोस्तों 47वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।